हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं जीवों में जनन। आज इसमें टॉपिक पढ़ेंगे अपन निषेचन पूर्व घटनाएं पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? निषेचन पूर्व घटना। ये अपने चल रहा है निषेचन पूर्व घटना। बच्चों मैंने इससे पहले इस चैप्टर के 4 वीडियो बना दिए हैं और चारों वीडियो मैंने एक प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 12। क्या है? चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 12 प्ले लिस्ट है। उसको खोलेंगे अपन तो आपको ये चारों वीडियो मिल जाएंगे। ये इसका 5वां वीडियो है। ठीक है, आज जो अपन पढ़ेंगे तो निषेचन पूर्व घटना में आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है। ठीक है, युग्मक जैसे युग्मक बनते हैं, युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है। आज अपना टारगेट यही है, युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है। आपको अच्छी तरह समझा देंगे। आप कभी भी जिंदगी में क्या करोगे, कैसा क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं करोगे इसमें। तो अपन युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है, सबसे पहले अपन बताते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है, युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। एक चीज आपको गांठ बांध लेनी है, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड्स यानी वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन गैमेट्स n होते हैं। ठीक है, यानी गुणसूत्र का ये एक समुच्चय होता है। अब इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले लिया है शैवाल। क्या लिया है? शैवाल। फिर उसके बाद लिया है ब्रायोफाइटा। क्या लिया है? ब्रायोफाइटा। शैवाल है, ब्रायोफाइटा है और कवक है। क्या है? शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, कवक है। अब इनसे बनाए इन्होंने युग्मक। क्या बनाए? युग्मक। ठीक है, शैवाल, कवक और ब्रायोफाइटा है, इसमें बनते हैं युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक है, अब इन्होंने कहा युग्मक तो अगुणित है, ये तो अपने को पता है। और ये पादप भी कैसे हैं? ये पादप भी अगुणित होते हैं। जैसे शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, कवक है, इनमें जो पादप काय है वो अगुणित है। ठीक है, यानी इनका शरीर है वो कैसा है, वो शरीर इनका अगुणित है, यानी सब कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्र के समुच्चय कैसे हैं? एक है। अब इनसे युग्मक बनेंगे, वो कैसे होंगे? अगुणित होंगे। युग्मक तो अगुणित ही होंगे। अब इन्होंने सवाल पुटअप कर लिया आप लोगों से, एनसीईआरटी की बुक ने सवाल कर लिया कि बताओ बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन होगा या समसूत्री विभाजन होगा। अपन जानते हैं समसूत्री का मतलब, जैसे अपने पास 46 गुणसूत्र हैं तो युग्मक में कितने आ जाएंगे? 23। और अगर मान लो समसूत्री है तो युग्मक में कितने आएंगे? 46। युग्मक में आपको बताना है कि अगर मान लो समसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्र बराबर जाते हैं पुत्री कोशिकाओं में, अर्धसूत्री में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि यहाँ समसूत्री विभाजन होगा या अर्धसूत्री होगा? बिल्कुल सही, यहाँ होगा समसूत्री। बहुत बढ़िया बच्चों, आपने कहा सर n से हाफ n थोड़ी करेंगे, n/2 थोड़ी करना है अपने को n से n ही रखना है। तो इस समय कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ये अपन के कंसेप्ट हो गया क्लियर। आपसे जैसे परीक्षा में क्या है, टीचर ने सवाल पूछ लिया कि बेटा जी ऐसे बताओ कि शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, कवक है, ये इनका पादप काय है, ये इनके जो शरीर होता है वो शरीर में सारी कोशिकाएं अगुणित हैं, इनसे बनने वाले युग्मक है वो अगुणित है। तो बताओ इसमें कौन सा विभाजन होगा? युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन होगा? आप कहोगे सर ये अगुणित है और इनसे अगुणित युग्मक बनाने हैं तो हमें समसूत्री विभाजन करना होगा। क्या होगा? समसूत्री विभाजन करना होगा। हो गया क्लियर? अब फंडा नंबर 2 चलते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। किसकी बात करते हैं? टेरिडोफाइटा की बात करते हैं, एंजियोस्पर्म की बात करते हैं और जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ठीक है, इनकी थोड़ी बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म, ठीक है, यानी आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी, इनकी बात करते हैं। इन सब में पादप काय क्या होता है? इन सब में पादप काय द्विगुणित होता है। ठीक है, फिर इनमें युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। अब सवाल इसने फिर पुटअप कर लिया। क्या कर लिया? बताओ अब कौन सा विभाजन होगा? नेचुरल सी बात, ये 2n है और युग्मक तो अपने को पता ही है कैसे होते हैं, n होते हैं। ठीक है, अब यह बताओ बच्चों क्या होगा? अर्धसूत्री होगा या समसूत्री होगा? या 2n से n बनाना है तो नेचुरल सी बात आप कहोगे सर
या अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये अपने ध्यान रखना है, ये आपके फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपसे सीधा एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन पुटअप हो रखा है कि ये जो सीबीएसई आरबीसी की बुक है, उस 12th की बुक में इन्होंने क्या कर दिया है, युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन है, अर्धसूत्री और समसूत्री, उसके खेल में बच्चों को उलझा दिया कि बच्चों आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। तो आप कहोगे सर हमारा कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर है। अगर पादप काय है, उसका शरीर अगुणित है, तो उसके अंदर कैसा विभाजन होगा, समसूत्री। और पादप काय के अंदर अगर कोशिकाओं में गुणसूत्र के 2 समुच्चय हैं, तो उसके अंदर कैसा विभाजन होगा, उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, आपको इसको थोड़ा और बताते हैं। अब चलते हैं अपन प्राणियों की तरफ। किस तरफ चलते हैं, थोड़ा प्राणियों में ले जाते हैं आपको। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा बताएं। और मेरे से बच्चे जुड़ेंगे तो बच्चों को कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। आपकी क्लास के बच्चों को बताएं और उनसे क्वेश्चन भी पूछें कि किस तरह से क्या उनको ये आते हैं कि नहीं आते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं निषेचन पूर्व घटना के समय। अब अपन बात करते हैं प्राणियों में। किसमें बात करते हैं, प्राणियों में, ठीक है। अब जैसे मनुष्य के अंदर गुणसूत्र होते हैं 46। क्या होते हैं, 46 होते हैं। यानी अपन कहते हैं कि इसमें गुणसूत्र क्या है, द्विगुणित है। कैसे हैं, द्विगुणित है, यानी 2 अर्ध गुणसूत्र है। अब इसमें क्या होगा, युग्मक बनेंगे, युग्मक होंगे अगुणित। कैसे होंगे, युग्मक होंगे अगुणित। आपको पता है युग्मक कैसे होते हैं, एक होता है नर युग्मक जो शुक्र जनन क्रिया से बनता है, और एक होता है मादा युग्मक जो अंड जनन क्रिया से बनता है, ठीक है। मादा युग्मक और नर युग्मक 2 होते हैं। नर युग्मक कौन सी क्रिया से बनता है, शुक्र जनन क्रिया से बनता है, और ये मारण जनन क्रिया से मादा युग्मक बनता है। अब सवाल आया कि ये युग्मक तो अगुणित होगा। क्या होगा, युग्मक तो अगुणित होगा। बताओ बच्चों यहाँ पे कैसा विभाजन होगा। यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर होगा अर्धसूत्री। कैसा होगा, अर्धसूत्री होगा। अर्धसूत्री विभाजन को अपन न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, इसको न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यानी अगर मान लो मात्र कोशिका है, पहली विशेषता तो अर्धसूत्री में क्या होगा, एक मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिका बनती हैं। एक मात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। दूसरी विशेषता कि ये न्यूनकारी विभाजन है, इसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। नाम से ही पता चलता है कि अर्ध गुणसूत्र हो जाएंगे, यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब मैं आपको एक गणित का एक खेल बताऊंगा, आप लोगों को गणित कितने तेज है मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनेगी, इसमें ये ध्यान रखना, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी, आधी हो जाती है। इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अब बच्चों अपन क्या करते हैं, आपको थोड़ा और उस सवाल के अंदर थोड़ा और समझाते हैं कि इस तरह से क्या प्रोसीजर है, ताकि आपका क्या इन फ्यूचर कभी भी कोई आप कंपटीशन देने जाओ एग्जाम, तो आपके मन में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। हैप्लो डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक, ये कुछ ऐसा चलता है, अगुणित द्विगुणित, वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते थे। बहुत इजी टॉपिक है, आपको थोड़ी मैथ्स लगानी पड़ेगी इसमें। क्या लगानी पड़ेगी, मैथ्स। सबसे पहले अपन एक सवाल यूलोथ्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है। इस सवाल का शरीर कैसा होता है, मैन पादप काय अगुणित होता है। जो मुख्य पादप काय है, जो मुख्य पादप काय है वो कैसा है, अगुणित है, ठीक है। उसमें गुणसूत्र का समुच्चय n है। अब इस यूलोथ्रिक्स सवाल की बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, यूलोथ्रिक्स सवाल की बात कर रहे हैं। यूलोथ्रिक्स की तरह ही अपन ले सकते हैं कवक और इसी तरह से ब्रायोफाइटा। तीनों का पादप काय कैसा होता है, अगुणित होता है, ठीक है। एक ही चीज चलेगी, इसमें होगा समसूत्री विभाजन। इसमें कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। यानी इसमें युग्मक बनेंगे समसूत्री विभाजन से। क्या बनेंगे, समसूत्री विभाजन से युग्मक बनेंगे। दोनों युग्मक समान हो सकते हैं, असमान हो सकते हैं, ये ध्यान रखनी है। नर युग्मक मादा युग्मक बनेंगे। युग्मक अपन कह देते हैं अगुणित होंगे। कैसे होंगे, अगुणित होंगे, ठीक है। युग्मक बन गए।
अब युग्मक बने कौन से विभाजन से बने, समसूत्री विभाजन से बने, ये अपन ने पढ़ लिया था पहले, लेकिन एक बार आपको बताते हैं। अब युग्मक आपको पता है कितने बनते हैं, दो युग्मक बनते हैं, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, ठीक है। नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों क्या है, समान आकार के होते हैं शैवाल के अंदर, इसलिए इनको अपन ने सब युग्मक ही बनाए हैं। ये युग्मक अगुणित है, ये युग्मक अगुणित है, फिर ये दोनों आपस में मिलेंगे और द्विगुणित युग्मनज बनेंगे। क्या बनेगा, द्विगुणित युग्मनज बनेगा। बन गया द्विगुणित युग्मनज। अब यहां पे आपको बताना है क्या होगा, अब यहां पे कौन सा विभाजन होगा, बताओ, यहां समसूत्री होगा या अर्धसूत्री। तो जो प्रथम विभाजन होता है, जो प्रथम विभाजन होगा वो होगा अर्धसूत्री। कैसा होगा, अर्धसूत्री। और दो कोशिकाएं बनेगी। कितनी कोशिकाएं, दो कोशिकाएं। ये बन गई अगुणित। क्या बन गई, अगुणित। इस तरह से आप देखोगे कि इससे जो पादप काय बनेगा यानी यूलोथ्रिक्स बनेगा, उस यूलोथ्रिक्स की विशेषता क्या होगी, यूलोथ्रिक्स की विशेषता ये होगी कि उसके अंदर आपको बताना है कि वो पादप काय अगुणित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अगुणित हो जाएगा। तो मेन पादप काय अगुणित कैसे बना है, वापस यहाँ पे जो युग्मनज बना है उसका होता अर्धसूत्री विभाजन, लेकिन युग्मक बनते समय कौन सा विभाजन हुआ, समसूत्री। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है। इसको अगर आपको याद होता है तो रखो, नहीं तो 11th क्लास में था, आपके 12th में नहीं है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि टीचर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप करता है कि बेटा बताओ, शैवाल है, जो शैवाल है, जो कवक है, ब्रायोफाइटा है, उसमें पादप काय अगुणित है, तो उससे बनने वाला युग्मक कैसा होगा, युग्मक आपको बताना है अगुणित होगा। ये तो आप जानते हो, लेकिन कौन से विभाजन से बनेगा, समसूत्री विभाजन से बनेगा, ठीक है। इसके बाद द्विगुणित युग्मनज बनेगा, उसका अर्धसूत्री विभाजन होगा, उससे वापस ये पादप काय बनेगा, वो कैसा होगा, अगुणित होगा, ठीक है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, अपन बात करते हैं टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की। किसकी बात करते हैं, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की। टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की, ठीक है। पहले जिम्नोस्पर्म आता है, फिर एंजियोस्पर्म आता है विकास में, ठीक है। इन सब में पादप काय द्विगुणित होता है, यानी ये मुख्य पादप काय द्विगुणित है। द्विगुणित बीजाणु उद्भिद क्या है, द्विगुणित बीजाणु उद्भिद है, द्विगुणित बीजाणु उद्भिद। ये पूरी एकांतरण में भी सवाल आता है, ठीक है। अब द्विगुणित बीजाणु उद्भिद है, ये मुख्य पादप काय है। इसके अंदर कौन सा विभाजन होगा, आपको बताइए, इसमें कौन सा विभाजन होगा युग्मक बनते समय, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा होगा, अर्धसूत्री। अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया है, कैसा होगा, अर्धसूत्री। क्या बनेंगे, युग्मक। युग्मक कैसे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, युग्मक होंगे अगुणित। कैसे होंगे, अगुणित, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर युग्मक आपस में संलयित होंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होंगे, आपस में संलयित होंगे। क्या बनाएंगे, द्विगुणित युग्मनज। क्या बनाएंगे, द्विगुणित युग्मनज। अब यहां पे द्विगुणित युग्मनज से क्या होगा, नया पादप बनेगा। क्या बनेगा, नया पादप। लेकिन यहां पे कौन सा विभाजन होगा, वहां अर्धसूत्री हुआ था या समसूत्री होता है। वहां एक बार अर्धसूत्री हुआ था या पूरा पादप बनेगा, तब तक कौन सा विभाजन होता रहेगा, समसूत्री विभाजन होता रहेगा। इसमें युग्मक बनते समय कौन सा विभाजन हुआ है, अर्धसूत्री, ठीक है। उसमें और इसमें थोड़ा सा ये आपको क्या करना है, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कहां पे कौन सा डिवीजन होता है। ये आपको आगे वाली जो घटना है, ये घटना 11th क्लास की है, तो आपको क्या याद हो तो ठीक है, वरना आपको इतना तो याद रखना है कि पादप काय द्विगुणित है और उससे युग्मक बनेंगे, उस समय कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री। और अगर पादप काय अगुणित है, उससे युग्मक बनेंगे तो कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री। ये अपने फंडा ध्यान रखना। अब बच्चों मैं आपको क्या है, थोड़े गुणसूत्र लिखूंगा और एक टेबल बनाऊंगा। खाली आपकी बुक के अंदर एक पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर क्या है, एक टेबल बनी हुई है। उस टेबल को अपन क्या करेंगे, पूरी फिलअप कर देंगे, ठीक है। बहुत इजी टेबल है। अब आपको क्या है कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा किस तरह से क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं मनुष्य से। किससे शुरुआत करते हैं, टेबल है उसमें 3 कॉलम है। सबसे पहला तो नाम दे रखा है प्राणी का, फिर दे रखा है द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 2n,
फिर दे रखा n, ठीक है। अब सबसे पहले आपसे पूछा गया मनुष्य में द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं 46। क्या होते हैं? 46, ठीक है। मनुष्य में द्विगुणित गुणसूत्र कितने हैं? 46 है। कितने हैं? 46 है। अब वो खाली टेबल है। क्या है? खाली टेबल है। यहां लिखा हुआ ऐसे, बताओ अगुणित गुणसूत्र कितने होते हैं? बताओ बच्चों। तो नेचुरल सी बात है कि द्विगुणित मतलब 46 है, इसका मतलब 2n मतलब 46 है, तो n मतलब आधे हो जाएंगे। कितने आएंगे बच्चों? 23। कितने आएंगे? 23 हो गया। अब अपने क्या है, घरेलू मक्खी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? घरेलू मक्खी की। घरेलू मक्खी में बच्चों क्या होते हैं? 12 गुणसूत्र होते हैं। अपन क्या करते हैं, यहां पे लेते हैं कि घरेलू मक्खी में अगुणित गुणसूत्र है वो 6 है। बताओ द्विगुणित गुणसूत्र कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चों? 6 के दुगुने कितने होते हैं? 12। ये खाली जगह भरनी आ गई आपको। अब उसके बाद अपन बात करते हैं घरेलू मक्खी के बाद एक मक्खी और है, फल मक्खी। ये जो अपन कह रहे हैं ड्रोसोफिला मेलिनोगास्टर है, ये फल मक्खी है। ये एक्चुअल में क्या मॉर्गन को बहुत पसंद थी। मॉर्गन ने इसके ऊपर फुल प्रयोग किए थे। इसमें होते हैं 8 गुणसूत्र। कितने होते हैं? 8 गुणसूत्र। द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है 8। बताओ खाली जगह में क्या आएंगे? इसमें अगुणित गुणसूत्र कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया, 4। आप लोग टेबल भरना सीख गए। तो अगर द्विगुणित गुणसूत्र संख्या दे रखी है तो आधी हो जाएगी अगुणित, अगुणित दे रखी है तो आधी हो जाएगी द्विगुणित, ठीक है। तो ये फल मक्खी होगी। क्या होगी? अब बात करते हैं चूहा। क्या बात करते हैं? चूहा। चूहे के अंदर क्या है? 21 गुणसूत्र हैं टेबल में भरे हुए अगुणित में। बताओ बच्चों। बिल्कुल सही, मेरे प्यारे बच्चों ने बताया कि 21 दूना क्या आएंगे? 42। यानी 2n द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी आएगी? 42। अब बात करते हैं कुत्ता। क्या बात करते हैं? कुत्ते के अंदर, डॉग के अंदर द्विगुणित गुणसूत्र संख्या होती है 78। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? टेबल में यहां बताओ कितने आएंगे? बिल्कुल सही, 39, ठीक है। अब उसके बाद बिल्ली। क्या दे रखी है? बिल्ली। बिल्ली है, बिल्ली के अंदर जैसे दे रखा है 19। क्या दे रखा है? 19। बताओ क्या आएगा? सर इतना तो हमें 2 से गुणा आता है। अब आपकी आवाज मेरे पास पहुंच रही है। तितली। तितली मुझे थोड़ी अच्छी लगती है। तितली है, बहुत सुंदर है, सुंदर प्राणी है। इसके अंदर जैसे 378 है। क्या है? 378 है, ठीक है। अब अपन कहेंगे इसमें गुणसूत्रों की संख्या। ये आपको क्या करना है? ज्ञात करके टेबल भर के कमेंट बॉक्स में बताना है। ये थोड़ी क्या है, गणित थोड़ी भारी है। अब अपन क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं। इस टेबल को तो आप समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो बोलिए आप इसका। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, एक प्रोटोजोआ दे रखा है, रेडियोलेरियन प्रोटोजोआ ऑफियोग्लोसम, उसका थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उसमें एक सवाल बनता है सबसे ज्यादा गुणसूत्र उसी प्रोटोजोआ और रेडियोलेरियंस में होते हैं। तो ऑफियोग्लोसम क्या है? ऑफियोग्लोसम, ऑफियोग्लोसम ये क्या है? ये एक्चुअल में आपको बताना है, एक रेडियोलेरियन प्रोटोजोआ है। इसके अंदर क्या होते हैं, अपन कह रहे हैं कि 1260 क्या होते हैं? द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 2n 1260, ठीक है। तो अगुणित कितने होंगे बच्चों? n कितने होंगे? 1260 में अपन किसका भाग दे देंगे? 2 का। कितनी बार जाएगा? 630। इसमें सबसे ज्यादा गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? इसमें सबसे ज्यादा गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ये अपने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अपन और भी एग्जाम्पल है, उस टेबल को आप भरना सीख गए होंगे। अगुणित दे रखा हो, द्विगुणित दे रखा हो, अगुणित दे रखा हो, द्विगुणित दे रखा हो, ठीक है। जैसे सेव है, धान है, इन सब के अंदर जैसे अपन एक मक्का और ले लेते हैं। मक्के के अंदर थोड़े गुणसूत्र आपको ध्यान रखने हैं। मक्के के अंदर गुणसूत्र होते हैं, अगुणित गुणसूत्र है 10। कितने हैं? 10। बताओ द्विगुणित कितने होंगे? 20। कितने होंगे? तो ये अपने क्या करना है, थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये टेबल आपके पूरी होगी जो किताब के अंदर टेबल दे रखी है। थैंक यू बच्चों, आप वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।